हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में हम पिछले वीडियो में नीति निर्देशक तत्वों के विषय में चर्चा किया था। आज का जो वीडियो होगा वो होगा भाग 5 संघ के उसमें यानी संघीय कार्यपालिका के उसमें पढ़ेंगे। देखिए, आपको 22 भाग में से आपका भाग 5वां चल रहा है, जिसमें से बताया था संघ। अनुच्छेद भी बताए थे आपको 52 से लेकर के 151 के बीच में। ये आपके अनुच्छेद थे। देखिए, यहाँ पर हम यानी इन अनुच्छेदों के बीच में जितना भी पढ़ेंगे आपका वो संघ के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कहानी पढ़ेंगे। ये समझिएगा पहली बात। यानी जो भी इसके बीच में समाहित होगा, चाहे आपका संसद हो जाएगा तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो जाएगी, और आपके महान्यायवादी की बात हो जाएगी, यानी इन्हीं के बीच में यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो जाएगी। तो इन अनुच्छेदों के बीच में जो भी चर्चा होगी वो आपके सेंट्रल की होगी। अब देखिए, संघीय कार्यपालिका में संघीय कार्यपालिका में देखिए, यानी जहां पर संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां का शासन आपका दो बातों पर निर्भर करता है, यानी उनकी दो विशेषता होती है। एक तो होता है आपका संघीय सरकार, दूसरी अध्यक्षात्मक सरकार। जहां पर लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र का शासन दो उसमें होता है। एक होता है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो अब समझते हैं, पहले पार्ट समझिए। पहला क्या होगा? संसदीय शासन प्रणाली जो आपके भारत में चल रही है। शासन प्रणाली का अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए, आपका संसदीय शासन प्रणाली जो भारत की है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपके जैसे हो गई ब्रिटेन की हो गई आपके। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में आपका प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होता है। थोड़ा समझते जाइए पूरी बात। लेकिन ये नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आपका पूर्ण रूप से जो आपका प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होता है। आप समझिएगा, थोड़ी अंतर समझते जाइएगा, परेशान न होइए। संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रमुख यानी प्रमुख तो दोनों के क्या होते हैं? राष्ट्रपति ही होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? ये नाम मात्र का प्रमुख होता है और ये वास्तविक प्रमुख होता है। अब ये नाम मात्र का वास्तविक का मतलब क्या हो गया? यानी जो शक्तियां होंगी वो किस पर निर्भर होगी? मंत्री परिषद पर होगी, यानी मंत्रिमंडल पर होगी। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास होती है, मंत्रिमंडल के पास होती है। और मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? पीएम के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। एक बात और फ्रेंड याद रखिएगा कि जितने भी कार्य होते हैं उन समस्त कार्य को कौन किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। और आपका वास्तविक शक्ति किस पर होती है? आपके पीएम पर होती है। इसमें क्या होता है? आपका पूरी शक्ति किस पर होती निहित होती है? राष्ट्रपति पर निहित होती है। एक तीसरे प्रकार की आपका प्रणाली देखने को मिलती है जिसमें समूह के यानी हर एक व्यक्ति अपने आप में सुपर, जैसे स्विट्जरलैंड का होता है। उसकी बात बाद में करेंगे हम। तो देखिए, हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य पर बात करेंगे। होता क्या है आपका?
संघीय प्रणाली में कौन कौन से आते हैं? कार्यपालिका, आपके विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो विधि के अनुसार शासन करना। और विधायिका का क्या कार्य होता है? वो विधि यानी कानूनों का निर्माण करना। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? वो आपका इन दोनों की जांच करना, या फिर न्यायपालिका का कार्य हो गया कि कार्यपालिका अपना काम कर रही है कि नहीं जो विधि के अनुसार। विधायिका क्या होती है? विधि बनाने का कार्य होता है। और न्यायपालिका क्या होता है? इनकी जांच करने का कार्य न्यायपालिका को होता है। इतनी बात फ्रेंड्स आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे किसको? राष्ट्रपति को आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत रहती है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये कौन कह दिया? अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। देखिए आपका अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है? एक एक पॉइंट याद रख, सुनते जाइएगा, बहुत मजा आएगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो आपको हमने बताया था, कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, और तीसरा आपको बताया था हमने न्यायपालिका। देखिए, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? विधि के अनुसार कार्य करना यानी शासन चलाना। और विधायिका का क्या काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना। न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? जांच करना। तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति पर निहित होंगी। अब राष्ट्रपति चाहे तो वो उन शक्तियों को स्वयं प्रयोग कर सकता है या अपने अपने अधीनस्थ से करवा सकता है। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। फिर से एक बार समझते हैं। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति पर निहित होंगी। वह चाहे तो उन शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सकता है या अपने अधीनस्थ से करवा सकता है। ठीक है, ये था आपका अनुच्छेद 53। शॉर्ट में लिख सकते हैं कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होंगी। राष्ट्रपति पर निहित होंगी, निहित होंगी, ये शॉर्ट में था। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखिए 52-53 समझ में आया। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग करेगा या अपने अधीनस्थ किसी से करवा सकता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कि जो आपके कौन कौन से होंगे उनके विषय में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 54 के उसमें देखिए 52 पढ़ा दिया आपको, 53 पढ़ा दिया, अब 54 देखिए। निर्वाचक मंडल कह सकते हैं। अनुच्छेद 54 में कहा गया निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी दी गई है। निर्वाचक मंडल। अब फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ जाके। तो पहले तो ये समझिए, संसद के दोनों सदस्य यानी दोनों सदन के सदस्य,
संसद सदस्य, इसमें से आपके लोकसभा के भी आ जाएंगे, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के आएंगे। ठीक है। इसके बाद विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, राज्य के विधानमंडल के सदस्य। अब तीसरा देखिए, 17वां संविधान संशोधन हुआ था, 17वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली पुडुचेरी, पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य आपका 1992 में हुआ था। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य इसमें भाग ले सकेंगे। फ्रेंड्स एक बार फिर से समझिए, माइनर जो अंतर हमें समझना है क्या है। राज्य के विधानमंडल के सदस्य, यहां पर लिख सकते हैं राज्य, राज्य के विधानमंडल के सदस्य, ना कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संसद के सदस्य यानी लोकसभा व राज्यसभा वो भाग ले लेंगे, विधानमंडल के सदस्य भाग ले लेंगे। अब 17वां संविधान संशोधन हुआ था, जो दिल्ली आपके केंद्र शासित प्रदेश है, अब पुडुचेरी भी है, लेकिन इनको संविधान संशोधन के तहत आपका इसके जो सदस्य होंगे वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। फ्रेंड्स अब हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो भी मनोनीत सदस्य होंगे वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे, पहला। दूसरा, राज्य के विधान परिषद के भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, राज्य के विधान परिषद के, विधानमंडल नहीं, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो निर्वाचक में कौन कौन से आ गए, संसद के सदस्य हो गए, दूसरा हो गया राज्य के विधानमंडल के सदस्य, तीसरा जो हो गया जाके आपका दिल्ली व पुडुचेरी के सदस्य होंगे, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे। अब बात करेंगे राष्ट्र अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें सभी को प्रत्यक्ष आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर आधारित है और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। तो सभी को ये पता ही होता है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी। अनुच्छेद 55 में कहा गया है अप्रत्यक्ष, अनुपातिक, एकल संक्रमणी पद्धति से होगी। आगे हम बात करते हैं इनके, अनुच्छेद 55 हो गया। अब हम राष्ट्रपति के चुनाव की, यानी इनके राष्ट्रपति की योग्यता क्या है इसके विषय में बात कर लेते हैं। क्या राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है? फ्रेंड्स अनुच्छेद 56 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 55 में बताया गया राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अनुच्छेद 56 जो कहता है कि राष्ट्रपति पद का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा, और ये स्टार्ट कब से होगा, ये आपका यानी जब से वो पद ग्रहण कर लेगा उसी तिथि से स्टार्ट माना जाता है, यानी शपथ ग्रहण से के बाद से। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 57 में, इसमें से ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अब दोबारा योग्यता रखता है कि वो चुनाव लड़ सके। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58
देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें राष्ट्रपति की अहर्ता दे रखी है, उनकी राष्ट्रपति की अहर्ता क्या क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति की अहर्ता। पहला तो वह 35 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, दूसरा भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक सभी को होना पड़ेगा, भारत का नागरिक तभी कोई लोक पद ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। खूब पूछा जाता है राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो 35 साल होनी चाहिए। दूसरा वह भारत के नागरिक हो। तीसरा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये राष्ट्रपति के उसमें कहा गया है। अब अनुच्छेद 59, एक चीज फ्रेंड्स और याद रखिएगा, अनुच्छेद, खैर देखते हैं आगे बताएंगे उसको, अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना एक साथ दो पद नहीं ग्रहण कर सकता है। यानी यदि वह किसी भी विधानमंडल या मंत्रिपरिषद संसद का कोई सदस्य है और वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो चुने जाने की तिथि से उसकी वो जो सदस्यता थी वो क्या मानी जाएगी, समाप्ति मानी जाएगी। यानी ये अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति एक साथ दोहरे पद, एक साथ दो पद ग्रहण नहीं कर सकता है, एक साथ दो पद ग्रहण नहीं कर सकता। एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत में राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति पर निहित होंगी। अनुच्छेद आपका 54 कहता है, अनुच्छेद 54 कहता है, आप बताता है कि आपके राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 56 बताता है कि उसका कार्यकाल 5 साल होगा और शपथ ग्रहण करने के साथ ही उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति पुनः अपने पद को ग्रहण कर निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, जैसे अमेरिका के संविधान में नहीं है। आपके अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता दे रखी होती है, जिसमें से पहला होता है कि उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण कर ले, दूसरा वह भारत का नागरिक हो, और तीसरा आपका लोकसभा सदस्य हो। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव या फॉर्म कब भर सकते हैं, तो पहले तो ये जरूरी होता है कि कम से कम 50 मतदाता, मतदाता कौन होंगे, जो आपके राज्य विधानमंडल के सदस्य और आपके संसद के सदस्य, दिल्ली व पांडुचेरी के सदस्य, कम से कम 5 मतदाता ये करे, आपके सर्टिफाइड करे कि हाँ ये मत चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरा क्या कहेंगे आपका, देखिए इनकी जो जमानत राशि होती है वो 15,000 रुपए होती है, और ये अनिवार्य होता है कि 1/6 कुल वैध मतों का 1/6 वैध मतों का 1/6 आप वोट पाए, तब तो उसकी जमानत राशि बचेगी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रपति की जमानत, जमानत के लिए कितने पैसे चाहिए, तो 15,000 रुपए चाहिए, 1/6 चाहिए, और कितने सदस्यों द्वारा इसको, यानी फॉर्म, ऐसे कोई नहीं सबको कि मैं राष्ट्रपति के डायरेक्ट चुनाव लड़ूंगा तो भगा देंगे, तो इसमें जरूरी है कि 50 सदस्य क्या करें, अप्रूव करें कि हाँ हम इनके पक्ष में रहेंगे, हाँ ये चुनाव लड़ने के योग्य में है। जब तक 50 मतदाता नहीं अप्रूव करेंगे तब तक आप चुनाव नहीं कर सकते। नहीं हर कोई एक निकल आए कि हाँ मैं राष्ट्रपति के, सीधे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, ये कंडीशन रखी गई है। आगे हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हो गए अब हम लोग अनुच्छेद 59 तक पहुंच चुके। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 61, खूब पूछे जाते हैं, खासकर अनुच्छेद 61। देखिए अनुच्छेद 60 में क्या है ये समझ लेते हैं।
इसमें राष्ट्रपति के शपथ की प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति के शपथ के विषय में कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश यदि ये अनुपस्थित हुए तो फिर कौन दिलाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। खैर, अनुच्छेद अब 61 पढ़ लेते हैं। शपथ किसकी दिलाते हैं? विधियों के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए, महाभियोग क्या होता है? महाभियोग की प्रक्रिया से ही हम राष्ट्रपति को उसके पद से पदयुक्त कर सकते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है ये समझते हैं। महाभियोग लाया कब जाता है? ये जब वो संविधान का पालन न करता हो, संविधान की प्रक्रियाओं का पालन न करता हो, यह कहकर आपके महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया क्वेश्चन पूछा जाता है संसद के किस उससे लोकसभा से कि राज्यसभा से सदन से उठाई जा सकती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से उठाई जा सकती है। प्रक्रिया उठाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। ठीक है, ये आपकी थी महाभियोग की प्रक्रिया। आगे फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के आपका जो अर्ध शक्तियां हैं, अर्ध न्यायिक जो शक्तियां हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। इसी वीडियो में पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।